दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, एपिसोड 67। ईशानी की नाराजगी और केशव का ईशानी को मनाना, सभ्यता का रोना। आप अकेले सोइए। सभ्यता ने कुछ नहीं कहा। वो विंडो के बाहर देखने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। अभय ने चिढ़ते हुए कहा, मेरी माँ बताओगी कहाँ जाना है? मेरे पास पूरी रात नहीं है तुम्हें घुमाने के लिए। सभ्यता ने उसकी तरफ पलटकर रोते हुए कहा, हाँ तो हमने कहा था कि हमें हमें लेकर जाए। दादी ने कहा था ना, आप उन्हें मना कर देते। आप हमें सुना रहे हैं? उसकी आवाज अटक रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसने धीरे से लेफ्ट राइट करते हुए इशारा। अभय गुस्से में और ज्यादा तेज कार ड्राइव किए जा रहा था। उसे सभ्यता का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था। कुछ ही पल के बाद उनकी कार एक ऑर्फनेज के बाहर आकर रुकी। ऑर्फनेज का नाम पढ़ के अभय की आंखें छोटी हो गई। वो कंफ्यूजन में सभ्यता को देखने लगा। सभ्यता ने कार से नीचे उतरते हुए धीरे से कहा, हम कल सुबह ऑफिस टाइम पर आ जाएंगे, आपको हमें सुनाने का मौका नहीं मिलेगा। वो चुपचाप ऑर्फनेज के अंदर जाने लगी। अगले ही पल अभय ने कार से नीचे उतरते हुए कहा, एक सेकंड, तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो? सभ्यता ने धीरे से पलटकर उसे देखा। उसका चेहरा अभी भी नीचे था। उसने सिसकते हुए धीरे से कहा, यही हमारा घर है। हम आपकी तरह महलों में नहीं रहते, हम अनाथ हैं। हमारे माँ बाप का एक काशी एक्सीडेंट में खत्म हो गए। जब हम बहुत छोटे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तब से हम इस अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं और आज भी यहीं रहते हैं। यही हमारा परिवार है और यही हमारा घर। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों से रिश्ते बना लेते हैं क्योंकि हमें आदत है। यहाँ जानते हैं कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, वो सब हमारे कुछ ना कुछ लगते हैं। इसलिए जो हमें अच्छा लगता है उससे अपना रिश्ता बना लेते हैं। किसी को अपनाने में गलत नहीं है, लेकिन शायद आप हमारी यह बात नहीं समझेंगे क्योंकि आप सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों से रिश्ता रखते हैं। जब आपका मतलब खत्म हो जाता है तो आप उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं सिखाया क्योंकि सिखाने के लिए उनका जिंदा होना जरूरी था। इसलिए प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप आइंदा हमारे माँ बाप को कुछ मत कहिएगा। अब आगे, ये कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़े और पलटकर ऑर्फनेज के अंदर चली गई। वही अभय अभी भी किसी बर्फ की तरह वही जमा खड़ा हुआ ऑर्फनेज को देख रहा था। उसने कस के अपनी आंखें भींच ली। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी। उसे बार बार उसकी कही बातें याद रही थी जो उसने थोड़ी देर पहले कार में सभ्यता से कही थी। उसने गुस्से में कार बोनट पर अपना पांच मारा और गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। वो काफी तेज कर दिया था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अभय ये हो क्या जाता है तुम्हें? कुछ सोच समझ कर लिया कर। क्या जरूरत क्या थी उसे इतना सुनाने की? और अब ये तुझे क्या हो रहा है? उस लड़की के लिए इतना फिक्रमंद क्यों है? अभय अपना सिर पीटते हुए अपनी कार में तेजी से ड्राइव वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ महाजन विला में तोड़फोड़ मची हुई थी। ओम प्रकाश गुस्से में सभी चीजों को तोड़फोड़ के इधर उधर फेंक रहा था। वहीं एक कोने में सुलेख खड़ी हुई है। वो हैरान होकर उसे देख रही थी। उसी के बगल में अनामिका खड़ी हुई थी जो गुस्से में ओम प्रकाश को घूरे जा रही थी। उसने गुस्से में अपनी मां को देखा और पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। सुलेखा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी इस तरह तोड़फोड़ करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। ओम प्रकाश, तुम मान क्यों नहीं लेते? ओम प्रकाश ने गुस्से में एक फ्लावर वास उसकी तरफ फेंका और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, ओम प्रकाश का प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। तुम जानते भी नहीं हो मैं किस मकसद से यहाँ पर आया था। उस लड़की को खत्म करना मेरा मकसद है और कुछ भी हो जाए मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादे और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने नफरत भरे लहजे में सुलेख को घूरते हुए कहा, तुम ऐसे ही प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन मुझे उस लड़की की जान चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को जिंदा के नहीं छोड़ सकता, वरना वो मेरे लिए और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। सुलेखा उसे कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। ओम प्रकाश ने अगले ही पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि यह किसने किया है, वो विनाश। विनाश तनेजा आया ही वहां पर इसलिए था कि वो मुझे मेरे प्लान को सक्सेस करने से रोक सके, लेकिन कैसे? क्या उसे पता चल गया कि वो उसकी क्या लगती है? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं विनाश, इतनी जल्दी उसके बारे में पता नहीं लग सकता, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसकी सभी बातें सुलेखा के ऊपर से जा रही थी। उसने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, ओम प्रकाश, कुछ बताओगे भी हो क्या गया है और किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश ने सर्द आवाज में कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे जानने की बातें नहीं है। सुलेखा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ ओम प्रकाश, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम भूल गए हो कि यह मेरा घर है और मेरे घर में खड़े होकर तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो। उस पार्टी में अगर तुमने अपने प्लान की जगह मेरा प्लान अपनाया होता तो आज उस लड़की की सारी जायदाद मेरे हाथों में होती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर ओम प्रकाश ने उसे खा जाने वाली नजर से देखा। एक पल के लिए सुलेखा डर गई।
उसने धीरे से कहा, अब तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे चिल्लाने से प्लान दोबारा ठीक नहीं हो जाएगा। कुछ और सोचो, कोई ऐसा रास्ता जिससे हम उसे अपने रास्ते से हटा सके। ओम प्रकाश धम्मा में से सोफे पर बैठा वो कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, इतना आसान नहीं है उसकी जान ले लेना। ऊपर से दो दो महादरिंदे उसके पीछे लगे हुए हैं, एक तरफ केशव पाठक तो दूसरी तरफ वो विनाश तनेजा। सुलेखा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अब यह विनाश कहाँ से आ गया? एक सेकंड, वो उसी पार्टी में था ना? वो विनाश डांडिया क्या उसकी तलाश में आया है? लेकिन वो ईशानी की तलाश क्यों कर रहा है? ओम प्रकाश ने फीकी मुस्कान लिए कहा, ऐसा इस लड़की में क्या है? तुम भी नहीं जानती कि उसमें ऐसा क्या है? अगर तुम्हें पता चला तो तुम पागल हो जाओगी उसके पीछे। उसकी आवाज काफी रहस्यमय थी। उसकी आवाज में कुछ तो था जो वो सुलेखा से छुपा रहा था, लेकिन इस वक्त सुलेखा के ऊपर अपनी जायदाद का भूत सवार हुआ था। उसने सोफे से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन मुझे जल्द से जल्द मेरी जायदाद चाहिए। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बता देना, मैं पहले अनामिका से बात करती हूँ। ये कहते हुए सुलेखा अनामिका की कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही ओम प्रकाश ने दांत पीते हुए कहा, ये बेवकूफ औरत खुद को समझते क्या है? इसे क्या लगता है कि उसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। केशव पाठक के रहते हुए उसे कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन मैं भी ओम प्रकाश हूँ, ओम प्रकाश दीवना। उसके सामने उसकी बीवी को ना खत्म किया तो मेरा नाम बदल देना केशव पाठक। जस्ट वेट एंड वॉच कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखों के सामने से कैसे गायब होती है। ये कहते हुए उसके होठों पर अचानक से सरकास्टिक मुस्कान आ गई। वही ऑर्फनेज में एक बंद कमरे के अंदर बेड के पास जमीन पर बैठी हुई सभ्यता, जो कि अपने चेहरे को अपने सीने में छुपाए हुए सबक रही थी। उसी के आसपास कुछ बच्चों की फोटो थी और एक फोटो जो कि एक आदमी और औरत की थी। उस आदमी और औरत के बीच एक छोटी बच्ची थी। वो फोटो शायद उसके माता पिता की थी। उसने धीरे से सुबकते हुए अपना चेहरा अपने घुटनों से बाहर निकाला और उस फोटो को लेकर रोते हुए बोली, मम्मी पापा आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? आप अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके जाने की वजह से यहाँ पूरी दुनिया में दुश्मन बन चुकी है, जिसे देखो सब लोग मुझे सुनाते हैं। आज आज उस खड़ूस ने भी मुझे सुना दिया, सिर्फ आप दोनों के लिए। उसने कहा कि मुझे तमीज नहीं है, मैं पागल हूँ। क्या आपकी बेटी पागल है? लोगों से रिश्ता रखना क्या गलत है मॉम डैड? वो लगातार रोते हुए अपने माता पिता की फोटो को देखते जा रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की लड़ी थी। वही वो कभी उन बच्चों की फोटो उसको देखी जो कि इस ऑर्फनेज में थे। पाठक पैलेस। वही केशव इस वक्त अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था। वो लगातार अपनी नजरें चेंजिंग रूम पर टिकाए हुए था, जहां अनिका पिछले आधे घंटे से चेंजिंग रूम को बंद किए हुए थी। केशव ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे और उस कमरे को घूरते हुए बड़बड़ाया, केशव पाठक द डेविल। केशव पाठक, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी छोटी सी बीवी तुम्हें नचा रही है अपने इशारों पर। अनबिलीवेबल। दुनिया सुनेगी तो तेरा मजाक बनाएगी। उसने घूर के दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, लिटिल वाइफ दरवाजा खोलो। अंदर ईशानी, जो कि मुंह फुलाए एक टेबल पर बैठी हुई थी, उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपकी पनिशमेंट है कि आज रात आप हमसे दूर रहिए। आप अकेले सोई कमरे में, हम आपके पास नहीं समझेंगे। केशव ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है मैं सो जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम आकर बेड पर सो जाओ, तुम्हें नींद नहीं आएगी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना हम दादी से कितना प्यार करते हैं, अब उनसे कैसे फेस करेंगे? हमें कितनी शर्म आएगी उनके सामने जाने में भी, हमें अजीब लगेगा। अब तो आपने ऐसा क्यों किया, बताइए? केशव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या करता मैं? तुम्हें कमरे किस करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कहा था कि हमें पार्टी में जाने को लेट हुआ जा रहा है, और पार्टी में तुम मेरे इतनी करीब थी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे भी इतनी बड़ी बात नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। ईशानी ने पाउट करते हुए कहा, तो क्या हो गया? हम हस्बैंड वाइफ है मतलब आप कुछ भी करेंगे हमारे साथ? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप हमें कुछ नहीं कर सकते। केशव सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें इस तरह कमरे में बंद करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो काफी देर तक दरवाजा पीटता, आखिरकार वो बेड पर जाकर लेट गया। कुछ आवाज ना आने की वजह से ईशानी ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने मुंह फूलते हुए केशव को देखा, जो बेड पर सो चुका था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बेड की तरफ जाने लगी। वो एक कोने में बेड के पास लेट गई। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।